how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 10th chapter of class 8, which is about chemical effects of electric current. Okay, let's start the chapter. See, students, in your previous classes, you have studied about electric current and some of its effects. The flow of electric charges through a conductor produces an electric current. In most cases, an electric current is produced due to the flow of the electrons. Electrons flow from negative terminal to the positive terminal of a battery through the external circuit. But conventionally, the direction of electric current is taken as the direction of flow of positive charges, that is from the positive terminal to the negative terminal of the battery. So here's what they're saying कि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रिक करंट और उसके कुछ इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट? चलो, सो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है, किसी भी एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. सो ज़्यादातर केसेस में एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होता है. एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं इन अ बैटरी थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट. लेकिन कन्वेंशनली जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन जो होती है फ्लो करने की उसके टुवर्ड्स ली जाती है. यानी कि करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी फ्लो करता है, राइट? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव. Now, liquids as conductors of electricity. So, students, कुछ metals है like copper, iron, aluminium जो कि good conductors of electricity होते हैं. Okay, that means ये अपने through electric current को pass होने के लिए allow करते हैं. And वो materials जो अपने through electric current के passage को allow करते हैं, they are called conductors of electric current, right? लेकिन कुछ ऐसे materials हैं like rubber, plastic, wood, which do not allow the electric current to pass through them, and hence they are called the insulators of electric current. Okay. Chalo. Now we can test whether a material is a conductor or not using a simple electric circuit consisting of a cell and a bulb connected by wires. अब आप किसी भी मटेरियल को चेक कर सकते हो कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर. उस मटेरियल के थ्रू आप क्या उसको आप एक सिंपल से इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्ट करवा के उसमें आपने एक सेल एक बल्ब ले लिया, सबको अपने वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया, and you can check that particular matter is whether a conductor or a insulator. Now, टेस्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैसे टेस्ट किया जाता है? सो बेसिकली सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म. सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अलाउ द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. ओके, किसी भी एक सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होना अलाउ कर रहा है या नहीं, उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा जाता है. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कुछ मटेरियल्स हैं लाइक आयरन, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, ये सब अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए अलाउ करते हैं. लेकिन कुछ मटेरियल्स लाइक रबर, प्लास्टिक, वुड, दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. ओके, चलो. सो अब कैसे आप किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को टेस्ट करेंगे? फॉर दैट दे हैव गिवन यू एन एक्टिविटी. सो टू शो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सम सॉलिड मेटल्स, सो आपको एक ड्राई सेल लेना है, कंडक्टिंग वायर्स एंड एक इलेक्ट्रिक बल्ब. ओके, देन व्हाट इज द प्रोसीजर? आप उस ड्राई सेल को लेंगे एंड उसको कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे एंड उसके साथ एक इलेक्ट्रिक बल्ब को भी हमें कनेक्ट करना है. कीपिंग मैस्टिक अ गैप बिटवीन द टू एंड्स, दोनों ही एंड्स पे जो आपका वायर है दोनों एंड्स के बीच में आपको एक मैस्टिक के बराबर गैप रखना है. ओके, so place the material to be tested, pencil, lead, rubber, erase in the gap, making sure that it touches the ends of the wire and thus the circuit is completed. फिर उसके बाद जिस भी मटेरियल की आपको टेस्ट करना है कंडक्टिविटी को, उसको उस मैस्टिक वाले गैप के बीच में आप रखेंगे. ओके, एंड वायर के दोनों ही एंड्स को उस मटेरियल के दोनों एंड्स के साथ कनेक्ट करेंगे सो दैट जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो आपका कंप्लीट हो जाए, राइट? अब क्या ऑब्जर्वेशन किया जाएगा कि बल्ब लाइट्स अप ओनली व्हेन द मटेरियल इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो बल्ब जो आपने अपने सर्किट के अंदर पेश किया है वो तभी ग्लो अप करेगा, तभी लाइट अप करेगा अगर जो मटेरियल आपने बीच में रखा है दैट इज अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, चले. नाउ वी कैन आल्सो कैरी आउट दिस एक्टिविटी यूजिंग डिफरेंट लिक्विड्स. अब आप इसी एक्टिविटी को डिफरेंट लिक्विड्स के थ्रू भी टेस्ट कर सकते हैं. सिर्फ लिक्विड को टेस्ट करने के लिए आपको उस लिक्विड को एक ग्लास बीकर में लेना है एंड उस कंडक्टिंग वायर्स के दोनों ही एंड्स को उस लिक्विड के अंदर डिप करना है, टेकिंग केयर दैट दे डू नॉट टच ईच अदर. इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो दोनों ही वायर्स के जो एंड है वो आप जब लिक्विड के अंदर डिप कर रहे हो वो दोनों वायर्स के एंड एक दूसरे को टच ना करें. ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द लिक्विड इज जस्ट बाय ऑब्जर्विंग वेदर द बल्ब लाइट्स अप. एंड अगेन वही चीज़, अगर वो लिक्विड जिसमें आपने वायर्स को डिप किया है जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर उसमें उस वायर को डिप करने के बाद बल्ब ग्लो करता है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर लिक्विड इज ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके,
चलो लेट अस नो अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर। अब आप यहाँ पे प्योर वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक करने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द एम? टू टेस्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर। सो आपने क्या क्या मटेरियल्स लिए? अगेन अ ड्राई सेल, कंडक्टिंग वायर्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक। अब आपने वही इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ड्राई सेल को कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू कनेक्ट करना है, एक बीकर लेना है एंड इसमें हाफ फिल्ड डिस्टिल वाटर करना है। डिस्टिल वाटर स्टूडेंट्स प्योर वाटर होता है, ओके। जो आपके कंडक्टिंग वायर्स के दोनों एंड्स है उसको आपको वाटर के अंदर डिप करना है। सो व्हाट डू यू सी? आप ये देखेंगे कि बल्ब डज नॉट लाइट अप, बल्ब आपका ग्लो अप नहीं करेगा। Why does this happen? Because bulb does not light up because pure water is a bad conductor of electricity, ठीक है। आपके वो जो बल्ब है वो इसलिए ग्लो नहीं कर रहा है बिकॉज जो प्योर वाटर होता है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उसी प्योर वाटर को आप रिप्लेस कर दो सिंपल टैप वाटर के साथ, तो आप क्या देखोगे? बल्ब आपका लाइट अप हो जाएगा। क्यों? बिकॉज उसके अंदर टैप वाटर के अंदर कुछ डिजॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं, राइट। सिमिलरली इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेमन जूस की, विनेगर की, सबकी आप टेस्ट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि दोनों ही लिक्विड्स में, चाहे आपका लेमन जूस या विनेगर है, दोनों ही कंडीशंस में आपका बल्ब ग्लो अप कर रहा है बिकॉज दे बोथ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। नाउ सच है सोडियम क्लोराइड। अगर इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड को हीट किया जाए तो जो मोल्टन सॉल्ट आपको मिलेंगे वो भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। दैट मीन्स दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स, ओके। However, some substances, देखिए कुछ substances जो कि एज अ लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि अल्कोहल, कुकिंग ऑयल, लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते। दैट मीन्स दे आर बैड कंडक्टर्स और द इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइसिस। सो हैव यू एवर नोटिस, कभी आपने नोटिस किया है कोई भी चीज जो आपके मतलब टेक प्लेस विच एनी इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ लिक्विड, जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट को लिक्विड के पास थ्रू पास करते हैं, सो क्या वहाँ पे आप कोई चेंज ऑब्जर्व करते हैं? सो अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखोगे कि गैस बबल्स जो हैं वो लिबरेट होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं दोनों की टर्मिनल्स के एंड पर विच इज डिप्ड इनटू द सोल्यूशन। अभी क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कुछ केमिकल चेंजेस हैं जो अकर करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है लिक्विड्स के थ्रू। एंड जो ये प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, क्या करने के लिए? केमिकल चेंजेस लाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड गैसेस का जो लिबरेशन होता है इट इज नॉट द ओनली इंडिकेशन ऑफ केमिकल चेंजेस। सिर्फ यही इंडिकेशन नहीं है केमिकल चेंजेस का जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग होते हैं, ओके। ये और भी फॉर्म्स में हो सकते हैं, जैसे कि आपका कलर चेंज हो सकता है सोल्यूशन का, किसकी वजह से? न्यू सब्सटेंसेस के फॉर्मेशन की वजह से, या फिर एक सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है इलेक्ट्रोड्स पर डिकम्पोजिशन की वजह से। सो द रिक्वायरमेंट्स फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस टू टेक प्लेस आर, सो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? नंबर 1 इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी कि ये क्या है? एक ऐसा वेसल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है, ओके। ये यूजुअली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है सच एज ग्लास। नेक्स्ट इज बैटरी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को आप एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे जिससे कि करंट की सप्लाई मिलेगी। थर्ड इज इलेक्ट्रोड्स, ये आपके दो पोल्स होते हैं जिसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट एंटर करता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स को लीव करता है, ओके। यूजुअली ये मेटल्स या ग्रेफाइट के बने होते हैं, इनको हम सेल या बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रोड जो कि सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है उसको आप एनोड बोलते हैं, एंड द वन विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी दैट इज द कैथोड, ओके। नाउ नेक्स्ट वी कम टू आयंस। आयंस क्या है? ऐसे पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को कैरी करते हैं, ओके। नेगेटिवली चार्ज आयंस को एनायंस कहते हैं एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस को कैटायंस कहा जाता है। दो आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। वैसे तो आपकी जो आयंस है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एंड इसीलिए ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं थ्रू अ सॉल्यूशन। चलो Now, next topic is mechanism of electrolysis. So, when electrolyte is melted, जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट करते हो या डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर, उसके जो एटम्स है या जो ग्रुप ऑफ एटम्स है वो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। एंड आयंस वो पार्टिकल्स है जिनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज दे इलेक्ट्रिकली चार्ज। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं तो आयंस एक इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सकते हैं थ्रू अ सोल्यूशन। फॉर एन एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ओके। सो जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे ये सोडियम के आयंस बनाएगा,
यानी कि कैटायंस जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड क्लोराइड के आयंस बनाएगा जो कि आपके एनायन कंसीडर किए जाएंगे बिकॉज इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। सो जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, जो सोडियम के आयंस होंगे उसमें वो आपके कैथोड के टूवर्ड्स ट्रैवल करेंगे, एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है कैथोड, ओके, उसके टूवर्ड्स ट्रैवल करेंगे, एंड जो क्लोराइड के आयंस है वो एनोड के टूवर्ड्स ट्रैवल करेंगे विच इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आयंस इलेक्ट्रॉन्स तक रीच करेंगे, जो उनके इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। दैट इज व्हाट कि कैटायंस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द कैथोड टू बिकम न्यूट्रल एटम्स, एंड एनायंस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा एनोड को एक न्यूट्रल एटम बनने के लिए। ठीक है, सो द रिजल्ट इस केस में क्या है कि मेटालिक सोडियम एंड क्लोरीन गैस। सोडियम आपको कैथोड पे अपीयर होगा, क्लोरीन के बबल्स आपको एनोड से राइज अप होते हुए मिलेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शंस जो यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ऑफ द सोडियम क्लोराइड, दैट इज गिवन टू यू, यानी कि सोडियम क्लोराइड जी, ओके, इसको आपने जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस इसका करवाया तो सोडियम के आयंस अलग हो जाएंगे मोल्टेड फॉर्म में, एंड क्लोरीन के आयंस अलग हो जाएंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ acidulated water. See, pure, I told you कि प्योर वाटर क्या है? प्योर वाटर एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड वाटर को इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए आप उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो, तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बन जाता है उसको आप क्या कहते हैं? एसिडुलेटेड वाटर। ठीक, अब एसिडुलेटेड वाटर को आप एक वोल्ट मीटर में लेंगे जिसके अंदर प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स होंगे, फिर एक टेस्ट ट्यूब जो कि आपके एसिडेटेड वाटर से फिल्ड अप है उसको इन्वर्ट कर दिया जाएगा दोनों ही इलेक्ट्रोड के ऊपर, एज दे हैव शोन यू इन द फिगर लाइक दिस, ओके। इलेक्ट्रोलाइसिस को भी हम कैरी आउट करेंगे इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू करंट को पास करके। चलो, फिर इसके बाद हाइड्रोक्सिल आयंस दैट इज OH, ये आपके मूव करेंगे एनोड के टूवर्ड्स, एंड एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हर एक क्या बनने के लिए? OH एटम्स बनने के लिए। अब ये OH एटम्स कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज के ड्यूरिंग हर एक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो लिबरेट होता है एनोड पे, एंड 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होंगे कैथोड पे, ओके। चलो, सो द ओवरऑल रिएक्शन है विच विल टेक प्लेस लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या क्या यूजेस है? सो इलेक्ट्रोलाइसिस के स्टूडेंट्स बहुत सारे यूजफुल एप्लीकेशंस है, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड विद अस। नंबर 1 इज एक्सट्रैक्शन, यानी कि बहुत सारे मेटल्स हैं लाइक एल्यूमिनियम और सोडियम जिनको हम उनकी ओर से इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो ये जो एक्सट्रैक्शन है मेटल्स का फ्रॉम देयर मोल्टन ओर्स बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ओके। चलो, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। सो जो रिफाइनिंग या जो प्योरिफिकेशन किया जाता है मेटल्स का लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, इसको भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आप क्या करते हैं, एक मेटल की कोटिंग कर देते हैं दैट इजिली कॉरोज विद अ मेटल दैट डज नॉट कॉरोड इजिली, यानी कि ऐसा मेटल जो बहुत इजिली कॉरोड होता है उसके ऊपर एक ऐसे मेटल की कोटिंग कर दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो इजिली कॉरोड नहीं होता है, एंड इसको कहा जाता है, जो प्लेटिंग करी जाती है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू करी जाती है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ they have discussed the concept of electroplating in some detailed manner also. See, electroplating जो है वो एक वेसल में कैरी आउट किया जाता है जिसके अंदर आपका क्या होगा, उस कंपाउंड का, मेटल के कंपाउंड का सोल्यूशन होगा जिसको आपको क्या, दैट इज टू फॉर्म अ कोट, जिसमें आपको कोट बनानी है। सो एक रॉड ली जाती है प्लेटिंग मेटल की, एंड ऑब्जेक्ट लिया जाएगा जिसको आपको प्लेट करना है, तो उसको आप दोनों को सोल्यूशन में इमर्स कर देंगे। फिर जिस ऑब्जेक्ट को आपको इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे जो कि कैथोड है, एंड जो रॉड है प्लेटिंग मेटल की उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है बैटरी के विच इज एनोड, ओके। फिर वो ऑब्जेक्ट जो एज कैथोड सर्व करेगा एंड रॉड आपका एज एनोड सर्व करेगा। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस को हम कैसे इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, तब आपके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस विल टेक प्लेस। जो पॉजिटिव आयंस है वो आपके ऑब्जेक्ट पे डिपॉजिट हो जाएंगे एज एन एलिमेंट, एंड इस तरीके से क्या बन जाएगी, वहाँ पे कोटिंग बन जाएगी, ओके। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब क्या क्या एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की? सो डेकोरेशन पर्पस, तो डेकोरेशन पर्पस के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स है दे आर ऑफन प्लेटेड, उनके ऊपर प्लेटिंग करी जाती है थिन लेयर्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर की, उनको एक ग्लिटरिंग अपीयरेंस प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्रॉकरी, क्रॉकरी को हम सिल्वर के साथ प्लेट करते हैं। ज्वेलरी को, जो चीपर मेटल्स है, जो ज्वेलरी आपकी चीपर मेटल्स की बनी होती है, उस ज्वेलरी के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करी जाती है।
नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉरोजन. सो कॉरोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं मेटल्स की. सी जो आर्टिकल्स जो आपके ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स के बने हैं जैसे कि आयरन, ये काफ़ी रस्ट हो जाते हैं, काफ़ी जल्दी रस्ट हो जाते हैं. सो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन पे लेस रिएक्टिव मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है. फिर उसके बाद निकल एंड क्रोमियम, ये आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी वाइडली यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन को आप प्लेट करते हैं क्रोमियम के साथ बाइसाइकिल्स के कुछ ऑब्जेक्ट्स पार्ट्स पर एंड ऑटोमोबाइल्स के कुछ भी पार्ट्स पर, क्या करने से, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द रस्ट. आयरन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं रस्टिंग के अगेंस्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उसकी किसके साथ, निकल के साथ. ठीक है. देन ब्रास आर्टिकल्स को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है क्रोमियम के साथ सो दैट वो इजिली रस्ट ना हो. नाउ टिन कैंस, टिन के जो कैन होते हैं उनको हम फूड स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं और इनके भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराई जाती है क्या, आयरन के साथ. इससे आपको जो फूड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता आयरन के साथ एंड वो प्रोटेक्ट रहता है फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. ओके. वो आयरन जो हम ब्रिजेस, ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उनके ऊपर भी जिंक की को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराई जाती है उनको रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए. इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किया जाता है विच इज़ यूज इन कंप्यूटर्स, टीवीज एक्सेट्रा. ओके. Now, the next and the last topic is electro-refining. So, the process of purifying metals. एक ऐसा process जहाँ पे हम metals को purify करते हैं by using electrolysis, that is called electro-refining. So, in this case, a thick block of impure metal, एक thick block लिया जाता है impure metal का एनोड पर and एक thin rod ली जाती है प्योर मेटल की at the cathode. Okay. फिर एक सोल्यूशन लिया जाता है of the salt of the metal. किसी भी मेटल के सॉल्ट का सोल्यूशन लिया जाएगा जिसको आप एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करने वाले हैं इस प्रोसेस में. फिर जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम इस सोल्यूशन के थ्रू पास करते हैं, इम्प्योर मेटल जो आपने एनोड पे लिया है वो धीरे धीरे सोल्यूशन के अंदर जाता है एंड प्योर मेटल आपका डिपॉजिट हो जाता है उस थिन मेटल रॉड पे जिसको आपने एज ए कैथोड लिया था. फिर जैसे ही रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, इम्प्योरिटीज है मेटल ब्लॉक के अंदर वो आपकी सेटल हो जाती है एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर या फिर उस सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं. राइट. कॉपर को रिफाइन किया जाता है इंडस्ट्रियल, यानी कि इंडस्ट्रियल बेसिस पे कॉपर की रिफाइनिंग करी जाती है बाय यूजिंग दिस प्रोसेस ओनली. ठीक है. इसमें एक थिक ब्लॉक लिया जाएगा इम्प्योर कॉपर का एज द एनोड एंड एक थिन कॉपर रॉड ली जाती है एज अ कैथोड. कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक. फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं सोल्यूशन के थ्रू, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उस इम्प्योर ब्लॉक में कॉपर के वो सारी सोल्यूशन में सेटल हो जाती है एंड प्योर कॉपर जो है वो थिन कॉपर रॉड पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है. एंड दिस इज हाउ द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज डन ऑफ द मेटल्स. ओके. चलो. So the chapter is completed. I hope you all have understood the concept of chemical effects of electric current very easily and very clearly. So we'll meet you very soon in the next class. Until take care and thanks to everyone.